Hello and welcome back to my channel. Hope you are doing well. Let's start with another important video related to the mains answer writing UPPCS 2023. मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था अपनी मॉडल आंसर कॉपी का, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप सब लोगों ने बहुत प्यार भी दिया और रिक्वेस्ट किया कि अनदर इस तरह के वीडियो आप लेके आइए, जो कि हर पेपर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज, जो कि पिछली बार मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का दिखाया था कि कैसे आप लिखना है, उस तरह से आपने रिक्वेस्ट भी किया कि इस तरह से लेकर के आइए। तो आई एम हेयर विथ ज्योग्राफी मॉडल आंसर कॉपी, और कई सारे डाउट्स हैं एक्चुअली एस्पिरेंट्स के दिमाग में। मुझे कई सारे कमेंट्स और मैसेजेस मिले, बट 1 to 1 सबका आंसर कर पाना एक्चुअली थोड़ा मुश्किल रहता है बिजी शेड्यूल में। स्टिल मैंने ट्राई किया है कि मैं कुछ आंसर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी और फिर मैं कुछ आंसर जो कमेंट्स में आए थे उनको मैं यहीं इस वीडियो के थ्रू आंसर करना चाहूँगी। कि कुछ लोग का ये है कि मैम हिस्ट्री के आंसर पर भी वीडियो बनाइएगा, तो मैं हर एक टॉपिक वाइज, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, वो चाहे साइंस टेक का हो, पॉलिटी, IR, मैं हर एक एटलीस्ट एक कॉपी मैं एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है। अच्छा, एक कुछ बच्चों के डाउट्स ये भी थे कि जो UPPCS की मेंस की कॉपी आती है वो किस तरह से आती है, क्या वो UPSC की तरह ही आती है या उससे थोड़ा अलग आती है, बता दीजिए। तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसे कॉपी आती है जो ये मार्जिन रहता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होता है, और क्वेश्चन में जो शॉर्ट आंसर होते हैं उसके लिए 2 पेज आपको मिलते हैं, और जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें कभी कभी 3 पेज मिलते हैं, कभी कभी 4 पेज मिलते हैं। बट ये 3 और 4 पेज में मत जाइएगा, आपको 7 मिनट और 10 मिनट ही डिवोट करने हैं, अदरवाइज फिर पेपर छूट जाएगा। पेपर का थोड़ा सा जो है वो पेपर इतना चौड़ा नहीं रहता है जितना हम लोग एक्चुअल मार्केट में जो कॉपीज़ हैं उनमें थोड़ा सा पतला रहता है। तो वहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो 125 सबसे कम लिखने पर ही आपको 2 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड है। बाकी एक क्वेश्चन ये भी कमेंट्स में कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो जो ये मैं मॉडल आंसर अपनी कॉपीज़ दिखाई हूँ, मैंने मेक IAS टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ऑनलाइन अपनी एकेडमी से। एक क्वेश्चन और था कमेंट्स में कि मैम रिपोर्ट और इंडिसेस के लिए भी कुछ मुझे बताइए कि कहाँ से प्रिपेयर किए थे। तो मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने रिपोर्ट्स और इंडिसेस कैसे क्या किए थे। ये थोड़े बहुत डाउट थे। और एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे अगर कमेंट में कोई भी एक व्यक्ति सारे डाउट्स को लिस्ट कर दे कि 1 2 3 4 में लगा करके सबके ओवरऑल, तो मैं या तो उस पर वीडियो बना दूँ या फिर उसी कमेंट के नीचे मैं आंसर कर दूँ। एक्चुअली 1 to 1 हर एक कमेंट को पढ़ना और उसका आंसर करना थोड़ा मेरे लिए टफ़ रहता है। तो अगर आप लोग भी थोड़ा हेल्प करेंगे तो शायद मैं और बेटर तरीके से आपको गाइड कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये कॉपी मेरी टेस्ट नंबर 16 है, 5 जुलाई। मैं ऐसे करती थी कि डेट डाल लेती ताकि फ्यूचर में मुझे याद रहे कि हाँ मैंने इस डेट को ऐसे किया था। तो ये ज्योग्राफी की है। और ज्योग्राफी में जैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक थ्योरेटिकल, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ करंट अफेयर से भी रिलेटेड रहते हैं, कुछ बहुत ही फैक्ट बेस्ड रहते हैं, तो सब मिक्सअप रहता है। ये कॉपी भी उसी तरह से है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन है डिस्कस द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ्स एंड ऑल्सो डिस्कस द थियरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन। तो आइडियल कंडीशन एक हो गया कि आपको आइडियल कंडीशन बतानी है कोरल रीफ के बनने की। दूसरा, कोरल रीफ फॉर्मेशन की जो डिफरेंट थियरीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये 7 मिनट में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है और 2 पेज इसके लिए आपको डिवोट करने हैं। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, कभी भी मार्जिन के बाहर क्वेश्चन मत, अपना आंसर मत जाने दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आपकी जो लेखन शैली है वो बिगड़ जाती है। अच्छा, एक बात और, मुझसे पेन के रिलेटेड कई सारी क्वेरीज आई थी कि मैम आपने कौन से पेन से लिखा था। तो देखो, मैंने जेल पेन से लिखा था, और कुछ लोग हालांकि उससे डॉट पेन से भी लिखते हैं, बट मुझे जेल से मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी इसलिए मैंने भी लिखा था। और एक 0.5 निब का आता है, शायद पायलट का भी पेन आप ले सकते हैं, या फिर एक और इसमें कार्ट्रिज लगाते हैं। तो मैं मैं उसकी पिक्चर डाल दूँगी, या तो आप लोग देख लीजिएगा इंस्टा पे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, या फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता भी दूँगी।
तो यहाँ पे शुरू करते मैंने क्या किया था, मैंने डेफिनेशन लिखी थी कोरल रीफ की सबसे पहले कि कोरल रीफ आर हाई माउंटेन of the calcium carbonate developed by dead cell of coral polyps. They are near on or on the surface. इस सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिख दी ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए इंट्रो कैसे करना है। तो ये इंट्रो पार्ट हो गया। फिर आते हैं बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से देखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन। तो आइडियल कंडीशन जो 4-5 मुझे याद थी, ये एक्चुअल मैंने अब आंसर कॉपी मैंने रट लिया था कि इतनी ऐसे बना के लिखना। अपनी बेंजीन रिंग सबसे अच्छी रहती है अगर आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक, तो बेंजीन रिंग से बढ़िया कुछ नहीं है, आप बना के लिख सकते हैं। तो ऑप्टिमम सनलाइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, क्लीन वाटर, पॉल्यूशन फ्री जोन, स्टेबल सी सरफेस। अच्छा, ये इससे बेटर प्रेजेंटेशन आपने कर दिया कि हाँ आपको सारी आइडियल कंडीशन मालूम है। अब थोड़ा सा उसको और आप इलेबोरेट कर सकते हैं कि अब मेंशन्ड आइडियल कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन। दे आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल रीफ। अब आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा टाइप्स भी बता दिया। तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करने जाएगा तो उसे पता होगा कि आपको डेफिनेशन पता है, आपको सारी कंडीशन पता है, भले आपके पास टाइम और कुछ पेपर की कंडीशनैलिटीज़ थी कि आपको इतने मिनट में इतना लिखना है, अदरवाइज़ आप इलेबोरेट कर सकते हैं डिटेल में 6 पॉइंट को। फिर आपको ये भी पता है कि आपको टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक। अब हम थेरीज़ की बात करते हैं। सेकेंड जो पार्ट था हमारे क्वेश्चन का कि थेरीज़ ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, इनको सिंपल मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया कि फॉर्म्स नियर द coastal ideal condition are met, fringing reef forms and where there is a big lagoon, तो barrier reef एक example भी डाल दिया। फिर when the coral reef are surrounded by the lagoon completely then it is called as atoll reef, so example डाल दिया। एक मैंने ये थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की ताकि आइडिया लगे एग्जामिनर को कि हाँ मुझे पता है कि इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर है। एक्चुअली टाइम नहीं था तो अंडमान निकोबार को ऐसे लिख दिया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरा लिखिएगा, अदरवाइज़ ऐसे भी लिख के काम चला सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि आपको यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है कि जो आपने डायग्राम बनाया है वो किससे रिलेटेड है। अगर मैंने सिर्फ इतना बनाया होता और ये नहीं लिखते कि मेजर कोरल रीफ एरियाज़ इन इंडिया, तो इसका कोई महत्व नहीं रहता, ठीक, इसलिए लिखना ज़रूरी है। फिर ये कंक्लूज़न आ गया छोटा सा। एक्चुअली ये शायद टाइम, ये भी मैंने कॉपी 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिखे थे। तो वही है कि जब आप मॉडल आंसर जब लिखते हैं तब अगर आप टाइम लगा करके लिखते हैं ना तो बहुत ही एक्चुअल पेपर में आपको बहुत फ़ायदा होता है। कोरल रीफ आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स एंड रिच। ये एक्चुअली बहुत अच्छा कंक्लूज़न तो मैं नहीं कह सकती, बट मुझे उस टाइम पे जो याद आ रहा था मैंने लिखने की कोशिश की है। अगेन मैं ये कहूँगी कि एक रेफरेंस कॉपी मानिएगा, ऐसा आइडियल कॉपी नहीं है कि हाँ ऐसा ही लिखेंगे तभी पाएंगे। बस ओवरऑल आइडिया कि हाँ एक परफेक्ट जो आंसर है उसमें क्या होना चाहिए, इंट्रो, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, कुछ एग्जांपल्स, कुछ डायग्राम, कुछ फैक्ट, ऐसे करके आप लिखेंगे अगर 20 के 20 क्वेश्चन तो 400 प्लस नंबर हर हाल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड का है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें ओशन रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सा अंडरस्टैंड पूछा गया डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे अपने इंट्रो पार्ट में। क्या है कि डिफाइंड आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। सिंपल से डेफिनेशन, दे मे बी फिजिकल, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। देन अगेन इंडिया इज़ अ रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज अमंग 13 मेगा। तो ये फैक्ट लिख दिया। आई नो कि अबाउट कि मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन में इंडिया आता है, एंड ऑल्सो इंडियाज़ फॉरेस्ट आर ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। सो ये क्या है, ये डेटा है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये जब आप मैगजीन पढ़ते हो तो वहाँ से डेटा मिलेगा, और इसको आपको कलेक्ट करके अपनी डेटा बुक जो बनाएंगे उसमें लिख के रखना होगा। तो जैसे ही फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपने तुरंत डाल दिया। ये आप इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक आता उसमें भी ये डाल सकते हैं, ठीक। सो सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अब देखो पूछा है सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो हम जस्ट जंप टू द मेन क्वेश्चन जो बॉडी पार्ट है कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। तो सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, पहला तो फूड, फ्यूल, फॉडर, फायर, फर्टिलाइज़र, ये सब प्रोवाइड करता है।
दूसरा की सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, एग्जाम्पल लिख दिया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ड्राई फेड और रिक्रिएशनल पर्पजेज से। वुमेन आर लार्जली, तो जब भी सोसाइटी का टॉपिक आता है नहीं, तो सोसाइटी में आपको 2 3 4 बातें याद रखनी है कि उसमें विमेन आपको ऐड करना है। फिर जो भी वल्नरेबल सेक्शन है जैसे चाइल्ड हैं उनको ऐड करना है, ट्राइब ऐड करना है, और जैसे ओल्ड एज पीपल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर फूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर कि जैसे जो विलेज लेवल पर है उससे फॉरेस्ट से क्या। तो जब भी चाहे ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जाए या फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी पे इम्पैक्ट बताइए, तो इन्हीं सब पैरामीटर पे विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चाइल्ड पे, ट्राइब्स पे, ओल्ड एज पे, फूड, विलेज स्ट्रक्चर कैसे बदला, इन सब पे आप डाल के कर सकते हैं। तो ये जब पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे तभी आप एक्चुअल एग्ज़ाम में कर पाएंगे। थोड़ा गले में दिक्कत है, आप लोग एडजस्ट करिएगा आज। विमेन आर लार्जली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट, सो विमेन पे लिख दिया। फिर मैनी बिलीव्स आर बेस्ड ऑन द, जैसे वर्शिप करना, सॉइल वर्शिप करना, ये सब चीज़ें। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे लिख दिया कि विमेन ऑफ वुड्स ऑफ हाई क्वालिटी मिलती हैं, रेजिन टारपाइन ऑयल भी मिलता है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, वाटर कंजर्वेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ एयर, सॉइल। तो ये थोड़ा सा मुझे इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम सर्विसेज थे उनके रिलेटेड मुझे बहुत कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने उन पॉइंट्स को लाइन वाइज लिखने के बजाय मैंने इस तरह से उनको प्रेजेंट कर दिया ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ आई नो ऑल अबाउट पॉइंट्स। फिर ऑक्सीजन के बारे में हमने लिख दिया, फिर फार्मा इंडस्ट्री को क्या है, टूरिज़्म सेक्टर को। तो इकनॉमी में देखो, इकनॉमी में आप चाहें तो इसको और बेटर तरीके से तोड़ सकते हैं, उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी। देखो, एक तो प्राइमरी सेक्टर में आप तोड़ सकते हैं, दूसरा आप सेकेंडरी सेक्टर में तोड़ सकते हैं, और तीसरा टर्शरी में। तो जब टर्शरी में जाएंगे तो उसमें सर्विस सेक्टर आ जाएगा। प्राइमरी में आप फ्यूल पे कर सकते हैं, फूड पे, एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा है, ये सब। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सर्विस सेक्टर में जैसे कि टूरिज़्म एक्टिविटीज़ आती हैं, फिर मेडिसिन, फार्मा सेक्टर, फिर कुछ हीलिंग पावर भी होती हैं। इस तरह से आप अगर यही क्वेश्चन ना 20 नंबर में पूछा जाता या फिर बड़े 3-4 पेज में लिखना होता तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मुझे उस टाइम पे जो 5-6 पॉइंट याद आ रहे थे मैंने उसको लिख दिया। और फिर लास्ट में कंक्लूज़न कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिसोर्सेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और सम अप कर दिया। फिर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंजर्व दिस एंड दैट। सो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि जब भी सोशल इकोनॉमिक पूछता है तो आपके दिमाग में मल्टी डायमेंशनल पॉइंट चलने चाहिए एट द सेम टाइम कि जब आप आंसर लिख रहे हो। तो इस तरह से आप कैटेगराइज करके लिखेंगे तो और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि मेंशनिंग द पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी बेस्ड था, तो शायद टेस्ट सीरीज में पूछा गया था। तो इसमें सिंपल सा पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आप आराम से इसको लिख लेंगे। सिंपल सा लिखिए कि पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन गोदावरी रिवर फॉर वाटर इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी लाइक मल्टीपर्पज़ हैज़ बीन असाइंड एज ए स्टेटस ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट। सिंपल से आपने इसका इंट्रो लिख दिया डेफिनेशन के साथ में। फिर थोड़ा बहुत पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तो इसको मैं चाहती तो मैं ऐसे लिख सकती थी, लेकिन चूँकि सेम टाइप से लगता है, या बेंजीन रिंग बना के लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लगे, मोनोटोनस ना लगे, इसलिए मैंने हाफ क्रिसेंट शेप में बना करके 2-4 पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। जैसे हाइट क्या है डैम की, ये क्या प्रोवाइड करता है, सरप्लस वाटर गोदावरी का है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा कृष्णा रिवर में। ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन आंध्र प्रदेश कोस्टल रीजन में। 2-4 पॉइंट आपने लिख दिया। फिर आप मेन बॉडी पार्ट पे आते हैं। बॉडी पार्ट कह रहा था, क्वेश्चन था कि वाई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर इम्पॉर्टेंट। तो आपको दिखाना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है। पहला, सोशल बेनिफिट। अच्छा, जब ऐसे वेग तरीके से पूछे कि इम्पोर्टेंस क्या है तो सोशो बेनिफिट बताइए, इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोलॉजिकल बेनिफिट बताइए, फिर नेशनल या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे 4-5 पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सोशल बेनिफिट्स जैसे प्रोवाइड वाटर फैसिलिटी टू नियर बाई हैबिटेंट, फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक में क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ड्रॉट, डुअल चैलेंजेस को निपटाएगा।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इन्वायरमेंट में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा, डैम जो है वो हैबिटेट बनेंगे। इस तरह से हमने बता दिया। एक दो एग्जांपल भी लिख दिया कि पोंग डैम, रेणुका डैम, ये फॉरेस्ट में विज़िट करते वक्त मुझे सामने से देखने को मिले था, मैंने वही ऐड कर दिया। फिर स्टिल देखो, बेनिफिट्स हमसे पूछा है कि इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन एक्सप्लेन करना ना, तो हम एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंस के साथ साथ 2-4 नेगेटिव बातें ज़रूर लिखेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन स्टिल कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कंस्ट्रेंट क्या है, पहला कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट रहेगा, लिमिटेड सपोर्ट पब्लिक का है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, हाई कॉस्ट है। मतलब कॉस्ट से हमने इकोनॉमिक एंगल लिख दिया, इकोलॉजिकल एंगल लिख दिया, इंटर स्टेट वाला एंगल लिख दिया जो पॉलिटी का एंगल है, और पब्लिक का सोशल एंगल लिख, चारों एंगल मैंने लिखते हुए और इसको क्वेश्चन को हमने सम अप कर दिया कंक्लूजन पे। तो आप भी इस तरह से अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं कि जब भी पॉजिटिव बातें आप 5-6 लिखें तो 1-2 नेगेटिव बातें लिख करके होलसम दिखाने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि हाँ, आपको इस मुद्दे की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से आपको बेहतर समझ है। ओके, सो नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये भी उस टाइम करंट में टॉपिक चल रहा था, तो करंट से ऐड करके जो ज्योग्राफी करंट का टॉपिक है वो आया था। तो मैंने इसका आंसर कुछ ऐसे किया है कि भाई अगेन इंट्रो मैंने लिखा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन। अच्छा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इंट्रो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन में इंट्रो लिखना है। उसके बाद में इंट्रो बहुत ही मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस होना चाहिए, जिस चीज़ का पूछा गया उसी चीज़ का इंट्रो लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोस्टल सीखा तो आपने लिखना शुरू कर दिया कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर। ये सब बेस्ड है, ये मत लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा उसी से रिलेटेड आपको इंट्रो लिखना है, देन तुरंत बॉडी पे जंप करना है, और फिर कंक्लूज़न अगेन 3 से 4 लाइन का, जिसमें कुछ वे फॉरवर्ड वाला हो कि हाँ, आगे की अच्छी राह आप दिखा रहे हो। ठीक, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018 बाय फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। तो इसके बारे में लिखना है, तो ये मेन बॉडी का पार्ट हो गया। तो मेन बॉडी के पार्ट में आपको क्या लिखना है, ये एरिया फ्रॉम हाई टाइड लाइन टू द 500 मीटर टूवर्ड द ओशन इज़ कंसिडर्ड एज द कोस्टल रेगुलेशन जोन, हिंस ओशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। तो ये सारे जो एक्ट था CRZ का कोस्टल रेगुलेशन जोन का, आपको उसने में लिखना है। 4 टाइप के थे, अब हम चाहते तो हम चारों टाइप को एक एक करके बस एक्सप्लेन कर देते। मैंने क्या किया, ये शायद किसी मैगजीन में बना हुआ था, मैंने वहीं से अपने डेटा बुक में कॉपी पेस्ट कर लिया था, और इसको मैंने एज इट इज़ कॉपी में अपने बना दिया कि हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, CRZ फर्स्ट सेकेंड, एज क्या है, फिर पूरा थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की, और इसको लिख भी दिया कि है क्या, ऑल 4 टाइप ऑफ CRZ, जो कि CRZ रूल 2018 में मेंशन है। फिर CRZ 1 के बारे में बताया कि कैसे हैं, फिर CRZ 2 के बारे में 2 लाइन में, CRZ 3 के बारे में 2 लाइन में, फिर 4 के बारे में, इतना सब बता दिया। अब मेरे पास पेजेस की कमी हो गई, क्योंकि 2 ही पेज का ये क्वेश्चन लिखना था, इम्पोर्टेंस बताना जो हाफ क्वेश्चन का पार्ट था वो रह गया था। तो आपको ऐसे नहीं करना, मैंने इसमें ज़्यादा पेज लगा दिए, यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ तक मैंने CRZ ही बताया है, तो इसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट और मुझे करना चाहिए था। आप लोग इसको मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। तो एक तो CRZ के बारे में बताना था, दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है। फिर मैंने इम्पोर्टेंस ऐसे ही बता दिया, इसको गोला खींच करके, और जो भी डायग्राम समझ में आ रहा था कि सस्टेनेबल बीच टूरिज़्म, प्लास्टिक पोल्यूशन, कोस्टल इकनॉमी, हेल्थ ऑफ बीचेस, मरीन लिटर और प्रिवेंट डिजास्टर। इसीलिए शायद मेरी इस क्वेश्चन में मुझे नंबर कम मिले थे, आउट ऑफ 8 मुझे शायद 3 या 3.5 नंबर मिले थे, क्योंकि इसको ना यहाँ तक सफिशिएंट करना चाहिए था, आधे पेज में इसको, आधे पेज में इम्पोर्टेंस बतानी थी, जो कि मिस हो गया था। ये आपको सीखने वाली बात है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें आपको पूछी गई हों तो पूरा 50% आपको इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को आपने 70% इम्पोर्टेंस दिया और एक को आपने 30% दिया, ऐसा नहीं करना। और फिर मैंने कंक्लूजन लिखा था, कंक्लूजन में लिख दिया, ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव्स फोकसिंग ऑन कोस्टल बीच सस्टेनेबिलिटी, CRZ इज नो
नो डाउट गुड स्टेप टूवर्ड इट। तो ये कंक्लूज़न भी बनाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि मैंने क्वेश्चन मेरा यहीं से गड़बड़ा गया था कि जब मैंने 70 और 30 का रेशियो हो गया, 70% में CRZ समझाया, 30% में इम्पोर्टेंस। तो आपके लिए सीखने वाली चीज़ है कि फिर आप 50-50 रखिएगा। अगर मैं यही 50-50 रखती तो मेरे लिए कंक्लूज़न में और अच्छा लिख सकती थी, SDG गोल वगैरह को ऐड करके, जो मैं नहीं कर पाई थी। तो आपको ये सब सीखना है यहाँ से। अगला है कि टुडेज वर्ल्ड इज ब्लॉक्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर क्राइसिस। टुडेज वर्ल्ड मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी बताना है। देन व्हाट स्टेप्स वाटर मैनेजमेंट के हैं, समझ के क्वेश्चन क्या है। अब लिखना शुरू करना है। ये मुझे रिपोर्ट पता थी, तो मैंने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट कह रही है कि वाटर क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड और इंडिया इज़ एट 13 प्लेस आउट ऑफ 17 मेजर वाटर स्ट्रेस कंट्री। तो मैंने इसमें वर्ल्ड की भी बात कर दी, मैंने इसमें इंडिया की भी बात कर दी कि इंडिया में भी वाटर क्राइसिस है और वर्ल्ड में भी है। और कह कौन रहा है, WRI की एक रिपोर्ट कह रही है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपकी कॉपी इंग्लिश में है, मैं हिंदी मीडियम में हूँ, मैं कैसे समझूँ। पहली बात तो मैं सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरी बात, अगर यही चीज़ आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन समझना है तो आप चुपचाप इसको रिपोर्ट आप हिंदी में डाल दीजिए कि विश्व संसाधन संस्थान के तरफ से एक रिपोर्ट है, हिंदी में डाल दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश बहुत, इसको ट्रांसलेट ही तो करना है, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश का अपने माइंड में बैरियर मत बनाइए, समझने का प्रयास करिए चाहे जहाँ से भी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस मुझे दिखाना है कि वर्ल्ड लेवल पर भी है और इंडिया के लेवल पर भी है। तो ये मेन बॉडी का पार्ट है। इसमें प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस मैंने दिखाया है कि डिजर्टिफिकेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग, वाइपिंग आउट सरफेस वाटर ऑन द अर्थ। एग्जाम्पल, लेक इन केन्या ड्राइड अप टोटली। मैंने एग्जाम्पल इंडिया का नहीं डाला, मैं चाहती तो बेंगलुरु की बेलांदूर लेक का एग्जाम्पल उस टाइम न्यूज़ में था, मैं डाल सकती थी, पर मैंने केन्या का डाला। क्यों? क्योंकि इसने देखो पूछा है टुडेज़ वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि इंडिया स्पेसिफिक है, वर्ल्ड वाला पूछा है, तो कैसे अपने आंसर को होलसम बनाएं। तो एक तो वर्ड पे डाल दिया। दूसरा, डायग्राम शोज दैट नेचुरली फ्रेश वाटर इज ऑलरेडी वेरी लो इन परसेंटेज ड्यू टू अनवाइजली यूज ऑफ वाटर स्कार्सिटी हैज़ बीन विटनेस्ड। तो नेचुरल रीज़न मैंने बता दिया कि भाई नेचुरली वाटर बहुत कम अवेलेबल है। कैसे, ये आप गूगल करेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, तुरंत आपको ये डायग्राम मिलेगा कि लैंड 30%, 70% वाटर, 97% ओशियनिक वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है, उसमें भी 67% आइस कैप में रहता है, 20% ग्राउंड वाटर रहता है, और जो रेस्ट 3% बच जाता है वो फ्रेश वाटर रहता है। तो इतना कम वाटर परसेंटेज ऑलरेडी है, और उसके बाद अगर हम वेस्ट कर देंगे तो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की और इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिले थे। नेचुरली स्क्यूड फ्रेश वाटर, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं मेरी कॉपी से, और अदरवाइज़ आप अपने इस तरह के रेडी टू मतलब मेक डायग्राम बना के रखिए हर समय। और जब ये 4-5 बार आप अपनी मॉडल आंसर में इनकलकेट करेंगे, तब जा कर के आप एक्चुअल एग्ज़ाम में 7 मिनट के अंदर आप ये सारा काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसको बनाने में मुझे शायद हार्डली 30 सेकेंड लगे होंगे, लेकिन आप लोग अगर नए तरीके से एकदम रियल टाइम एग्ज़ाम में ही बनाओगे तो हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट लगे और भूल भी जाएं कि आखिर लिखना क्या है। तो ये सब बाय द प्रैक्टिस आता है। सो डू प्रैक्टिस, लर्न मोर। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर एंड द आइस कैप आर मेल्टिंग, it is increasing sea level submergence of coastal area, due to this fresh water is decreasing। चौथा पॉइंट कि ग्राउंड वाटर टेबल इज गोइंग डाउन ऑन ड्यू टू अनसस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर हमने देखो इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया स्पेसिफिक, ये तो वर्ल्ड के लेवल पे बता दिया, इंडिया की स्पेसिफिक भी मैंने बताया कि पहला डिक्रीजिंग पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, और ये मैंने डायग्राम बना दिया। एक्चुअली मैं इसको ना एक बॉक्स के अंदर रखना था, पर मैं भूल गई थी रखना, बाद में मुझे समझ में आया था, थोड़ा और अच्छे से लगता। तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 2001 में 1820 BCM था, बिलियन क्यूबिक मीटर, और 2025 में 1341, मतलब लगातार डिक्रीज कर रहा है। ये मैंने किसी टॉपर की कॉपी से उठाया था, तो मैंने यहाँ पे एकदम डिट्टो चिपका दिया था जैसे उसमें लिखा हुआ था। आप भी इसको
अपनी रियल टाइम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ये कि इसको ना एक बॉक्स में बंद करके बनाइएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। सो अगला है मिसमैच इन द वाटर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर। फिर CWMI इंडेक्स है जो नीति आयोग निकालती है, इसने बताया कि 20 सिटीज़ में ऑलमोस्ट वाटर जो है, वाटर लेवल 2020 में 0 हो जाएगा। तो इस तरह की जो इंडेक्स आती है ना, इनको आप डाल सकते हैं। इस इंडेक्स मैंने डाल दिया, रिपोर्ट डाल दिया, फिर डायग्राम बना दिया, चार्ट ये ग्राफ बना दिया, और फैक्ट वगैरह डाल दिए, एग्जाम्पल डाल दिए। और क्या चाहिए कि एक 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन में इतना सब अगर डाल रहे हैं ना, तो आप समझ के रखिए कि आपका सिलेक्शन तय है। स्टेप्स टेकन फॉर वाटर मैनेजमेंट। और एक चीज़ और है कि बार बार अपने क्वेश्चन की तरफ जाइए और देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या मैं वही लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और फिर लिखते लिखते ख़त्म कर दिया तब जा कर के अगला क्वेश्चन, एक बार ही नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आप क्वेश्चन पढ़िए। ये बाई प्रैक्टिस आएगा कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस क्या था, स्टेप्स पूछ रहा है तो हमने प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पे बताया, फिर इंडिया लेवल पर बताया, अब आते हैं स्टेप्स में। तो वाटर से डेवलपमेंट, रिजर्वेशन ऑफ मार्सी लैंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो एग्जाम्पल के साथ मैं ये सारे काम कर रही हूँ। एग्जाम्पल के साथ इजराइल का एग्जाम्पल दे दिया कि कन्वर्टिंग सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर, कैच द रेन। फिर इसमें मैंने मिशन दे दिए इनोवेटिव टेक्निक जैसे वाटर सस्टेनेबल, अमृत मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी स्कीम्स हैं मैंने डाल दिया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डाले, नीति आयोग गोल नंबर जो 6 SDG का वो डाला, कॉपरेशन। फिर लास्ट में देखिएगा ज़रा, ये कंक्लूज़न पढ़िएगा। कंक्लूज़न को पॉज करिए वीडियो को और इसको पढ़िए। कंक्लूज़न में मैंने लिखा है इफ़ देयर विल बी any third water war, it will be for water. To avoid this, we need to keep water at the center in all policy formation. ये कितना वे फॉरवर्ड वाला और कितनी हमारी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है कि ये कोट था, कोट कहीं वाटर वाले जो डेटा बुक मैंने बनाया था उसमें लिख के रखा था मैंने। यहाँ पे इसको बहुत सटीक बैठ रहा था कि अगर दुनिया में कोई थर्ड वार होगी तो वो वाटर के लिए होगी। इतना मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखा टू अवॉइड दिस, ऐसा ना हो इसलिए हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग में वाटर को सेंटर पे रखना होगा और इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ये वे फॉरवर्ड मैंने लिखा। ये जब एग्जामिनर यहाँ पे आएगा और इस लाइन को पढ़ेगा तो आपको ना खुश हो जाएगा और नंबर ज़्यादा देगा। कुछ नहीं तो 1 नंबर तो कम से कम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर एक एक करके आपने 20 नंबर बढ़ा लिए तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे। फिर नेक्स्ट है मरीन पोल्यूशन रिमेन अ थ्रेट टू एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेलुएट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनली टू टैकल इट। मतलब मरीन पोल्यूशन ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है जो कि इकोलॉजी से रिलेट करते हुए पूछा गया है कि मरीन पोल्यूशन एक थ्रेट है एक्वाटिक सिस्टम के लिए। इवेलुएट करो स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या लिए जा रहे हैं। इवेलुएट करने का मतलब होता है कि उसके क्या इफ़ेक्ट हुए पॉजिटिव और अभी तक कौन कौन से उसमें चैलेंजेस हैं कि वो जो ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो स्टार्ट विद इंट्रो में मरीन पोल्यूशन क्या होता है सिंपल सा बता दीजिए। मरीन पोल्यूशन रिफर टू द कंटामिनेशन ऑफ ओशनिक वाटर बाय द केमिकल सब्सटेंसेस, प्लास्टिक, ऑयल एंड अदर हजार्डस पोल्यूटेंट, ये लिख दिया। फिर सोर्सेस ऑफ मरीन पोल्यूशन क्या है। देखो यहाँ पे सोर्सेस नहीं पूछा था बट थोड़ा सा अगर आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यू नो अबाउट मरीन पोल्यूशन एंड ऑल्सो द सोर्सेस। सो नॉन पॉइंट कॉन्टेक्ट, फिर इंडस्ट्रियल सीवेज, प्लास्टिक पोल्यूशन, थोड़ा डेटा था वो मैंने डाल दिया, ऑयल स्पिल्स, एसिड रेन, ये सब। फिर आ जाओ मेन बॉडी पे कि थ्रेट क्या है। थ्रेट टू एक्वाटिक सिस्टम कि प्लास्टिक चोक हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एग्जाम्पल, तुरंत एग्जाम्पल, कोई भी लाइन लिखिए उसको तुरंत एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई वेग पॉइंट ना लगे कि अगर आपने सिंपल सा लिख दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो जाता है, ऐसे लोड कम लगेगा इस पॉइंट का। अगर आपने तुरंत एग्जाम्पल के साथ उसको सेटिस्फाई किया कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज में डेड जोन बना हुआ है इसी कारण, तुरंत आपका जो वेटेज है इस पॉइंट का बढ़ जाएगा। फिर अगला है कि पोल्यूशन बायोकम्युलेट होता है, फिर बायोमैग्नीफाई होता है, फूड चेन में जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल चाहते तो लिख देते, जैसे DDT का एग्जाम्पल है लेकिन मैं नहीं लिख पाई रियल टाइम में। ऑयल स्पिल्स डिसबैलेंसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, फिर डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड
ऑक्सीजन यूट्रोफिकेशन लिख सकते हैं आप, और जो भी लेक डेड हो गई हैं आप उनका एग्जांपल लिख सकते हैं। और कोरल पॉलिप्स एंड कोरल रीफ में जो भी जैसे बैरियर रीफ है वो कम हो रही धीरे धीरे, आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ये मैं नहीं लिख पाई मैंने, लेकिन मैं सिर्फ एक में लिखी। ये सब जब आप चीज़ें छोटी छोटी याद रखेंगे तब जा कर के रियल टाइम में आप 5 पॉइंट में 2 में एग्जांपल लिख के आएंगे। फिर स्टेप्स टेकन बाय, चूँकि इंडिया और इंटरनेशनली दोनों पूछा था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दोनों को टैकल करूँ। तो मैंने इंडिया का लिखा, चूँकि पेज कम बचा हुआ था और टाइम भी शायद नहीं था। नहीं, पेज नहीं कम था, ये 3 पेजेस में लिखना था मुझे, बट टाइम नहीं मिल रहा मुझे, टाइम नहीं, 1 घंटा हो रहा था, शायद लास्ट के 5 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने इसको 2 ही पेज में समअप किया है। पर आप इसको 3 पेज में लिखिएगा। और एक चीज़ और है कि अगर लॉन्ग आंसर आप 3 पेज में नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए, आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व पेपर में। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि 20 में से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए, 10 क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे लिखे होने चाहिए जिसको एग्जामिनर देख के अरे वाह ये तो टॉपर कैटेगरी का व्यक्ति है। ठीक, भले ही उसके बाद आप 10 जो हैं वो आप कैसे भी लिख दीजिए, एग्जामिनर एक छवि बन जाती है आपकी। अच्छा, ये करना तब बहुत आसान था जब आपको कॉपी मिलती थी और पेपर अलग से मिलता था। तब आप वो कॉपी चूज़ करते थे, वो क्वेश्चन चूज़ करते थे जिनमें आप बेस्ट होते थे, जो आपको सबसे अच्छा आता था। लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, जब रियल टाइम में जाइए तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप अच्छे से करने की कोशिश करिए, भले ही आता है या नहीं आता है। थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में, थोड़ा पेन काले नीले 2-3 तरीके के यूज़ करके थोड़ा अच्छा लिखने का कोशिश करिए। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन आ रहा अच्छे से तब करिए, अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट जंप टू द क्वेश्चन जिस पे आपको बहुत अच्छे से आता है कि हाँ मुझे इसके सारे पॉइंट आते हैं, मैं बहुत अच्छे से लिख लूँगा। तो आप चाहे वो डजेंट मैटर कि क्वेश्चन नंबर 20 है या क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो 10-15 क्वेश्चन 20 में से जो 10 आपको परफेक्टली आते हैं पहले आप उनको हल करिए, और फिर आप उन पे हल करिए जिनमें थोड़ा कम आता है, फिर उसके बाद जाइए जिनमें थोड़ा और कम आता है। ऐसे करके आप करिए, क्योंकि एग्जामिनर तो आपकी पूरी कॉपी चेक करेगा। उसे पता है ना कि बच्चे के पास 1 से 20 तक सीरियल वाइज लिखने की प्रॉब्लम है, तो वो जब एक के बाद अगले क्वेश्चन पे जाएगा तो समझ जाएगा अच्छा ये पहले लिखा गया था, ये इसको अच्छे से आता है। तो ऐसे आप थोड़ा और स्ट्रैटेजी वाइज एग्ज़ाम में खेलिएगा। मैं आगे और आने वाले वीडियोस में और थोड़ा इस पर बताऊंगी। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया कि से नो टू प्लास्टिक, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल मार्पोल कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, फिर ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव, ये सब लिख करके फिर मैंने कंक्लूजन लिखा। टाइम नहीं बच रहा था, स्टिल मैंने कंक्लूजन लिखा। विदाउट कंक्लूजन क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहता है। कंक्लूज़न लिखना मस्ट है, चाहे आपके पास आप बॉडी में कुछ कट शॉर्ट कर दीजिए बट कंक्लूज़न तो ज़रूर लिखेगा। तो मैंने लिखा बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द अबव कन्वेंशन एंड प्लान्स वर्ल्ड कुड अचीव SDG गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। तो देखो मैंने SDG भी लिख दिया और वर्ल्ड और ये सब लिखने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये कॉपी ज्योग्राफी की मैंने बताई कि आप ज्योग्राफी में कैसे छोटे छोटे मैप्स बना सकते हैं, उनको लोकेट करिए, उनको बॉक्स में बना करके रखिए। कैसे आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल पर दिखा सकते हैं, कैसे आप पॉइंट को मल्टी डायमेंशनली सोच के आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी ज्योग्राफी में आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ज्योग्राफी में बहुत सारे मैप्स और डायग्राम बनाने का और फैक्ट डालने का स्कोप रहता है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। एग्ज़ाम्पल भी बहुत सारे ज्योग्राफी में होते हैं, आप उनको डालिए, फैक्ट डालिए, रिपोर्ट्स डालिए, जितना जो कुछ आप कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं तो 2-3 क्वेश्चन उसके भी रहते हैं। तो ये आपके पास मतलब विन विन गेम रहता है, यहाँ से करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय।